दोस्तों, यूपी टेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय ही आपसे आपके कास्ट और ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के डिटेल मांगे जा रहे हैं। यानी आवेदन करते समय ही आपके पास वैलिड कास्ट और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना बेहद जरूरी है। अब कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत ज़्यादा आप लोग के डाउट्स हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक इन सर्विस टीचर है जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अब इन सर्विस टीचर है तो उसको ठीक ठाक सैलरी भी मिल रही होगी। उस कंडीशन में उनका जो इनकम है वो 8 लाख से ऊपर चला जा रहा है। तो क्या वो ओबीसी का सर्टिफिकेट के बेस पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स 82 नंबर होता है उसका रिलैक्सेशन ले सकते हैं, या फिर उनको 90 नंबर ही लाना होगा? इसके अलावा बहुत सारे यूपी के कैंडिडेट्स हैं जो कि बिहार में चयनित हो चुके हैं शिक्षक के तौर पर और उनको भी ठीक ठाक सैलरी मिल रही है और उनके पापा भी मान लेते हैं वर्किंग है या फिर बिजनेस है। तो क्या वो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं? इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कौन ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल होगा, कौन ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल नहीं होगा। आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ओबीसी के सर्टिफिकेट में जो इनकम तय होता है उसके लिए बिल्कुल क्राइटेरिया अलग अलग होती है। मैं एनसीबीसी की रिपोर्ट और डीओपीटी की रिपोर्ट के आधार पर आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने जा रहा हूं कि कौन कौन अभ्यर्थी कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल है अथवा नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, स्टेट लेवल का चलेगा, सेंट्रल लेवल का चलेगा, कौन कौन सी आपत्तियां हो सकती हैं, इन सबके रिगार्डिंग फैक्ट और डेटा के साथ डिटेल में वीडियो होगा, अंत तक जोड़ जोड़े रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि किस लेवल का आपका कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा। देखिए यहां पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो जिस लेवल के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे ये यूपी टेट का लेवल है यानी कि स्टेट लेवल है, तो स्टेट लेवल में आपको स्टेट का ही कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन आता है कि हमारी जाति सेंटर में भी और स्टेट में भी सेम कैटेगरी में भी लाई करती है, तो क्या हमें स्टेट लेवल का फिर से बनवाना चाहिए? देखिए मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इंडिया में डॉक्यूमेंटेशन के ही आधार पर चीज़ें डिसाइड हो रही होती है। आपके पास सेंटर लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है, आपकी जाति भी स्टेट और सेंटर दोनों में ओबीसी में लाइक क्यों ना करती हो, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन जब तक आपके पास नहीं है तब तक काउंसलिंग के समय आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से चूंकि जो नियम है उसी के तहत मैं आपको बताऊंगा, भविष्य में क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होंगी वो अलग की बात है, लेकिन जो नियम है उसके तहत आपको स्टेट लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रोड्यूस करना होगा। क्योंकि सेंटर का जो कास्ट लिस्ट होता है वो अलग होता है, स्टेट का कास्ट लिस्ट अलग होता है। पश्चिमी यूपी में एक जाति है जाट, जो कि यूपी में ओबीसी में आती है लेकिन सेंटर में जनरल कैटेगरी में उसे काउंट किया जाता है। इसी तरीके से कुछ जातियां हो सकती है जो कि सेंटर में ओबीसी में आती हो और स्टेट में जनरल में आती हो। तो उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि चूंकि दोनों का लिस्ट अलग अलग है, इस वजह से जिस भी लेवल के लिए आप आवेदन करने जा रहे हैं उसी लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है वो सेंटर लेवल का है या फिर स्टेट लेवल का है। आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट ओपन करके देखिए, यूपी से अगर वो बना हुआ है और वो हिंदी में लिखा हुआ है तो वो स्टेट लेवल का है, और अगर वो इंग्लिश में लिखा हुआ है तो वो सेंटर लेवल का होगा। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर के। बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या ईडब्ल्यूएस के भी सेंटर लेवल और स्टेट लेवल का अलग अलग हो सकता है। यहां पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ईडब्ल्यूएस का जो फॉर्मेट होता है उसमें एक लाइन मेंशन की गई रहती है। देखिए ये ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट आप देख पा रहे होंगे और यहां पर एक लाइन मेंशन की गई है, मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए दूसरे नंबर पॉइंट में जिस भी कैंडिडेट का यह सर्टिफिकेट होगा उसके सर्टिफिकेट में ये मेंशन किया जाएगा कि ये इस जाति के सदस्य हैं और ये जो जाति है एससी एसटी और ओबीसी से बिलोंग नहीं करती है। अब चूंकि एससी एसटी और ओबीसी का अलग अलग लिस्ट होता है, स्टेट लेवल का अलग और सेंटर लेवल का अलग, तो चूंकि ये स्टेट लेवल के लिए फॉर्मेट दिया गया है तो ये बाय डिफॉल्ट है कि यहां पर जो जाति की बात की जा रही है वो स्टेट लेवल की बात की जा रही है। अगर ये सेंटर लेवल का होता तो यहां पर ब्रैकेट में सेंटर लेवल लिखा रहता कि इनकी जो जाति है वो सेंट्रल लेवल की लिस्ट में इस ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग नहीं करती है। तो अगर आपके फॉर्मेट में ये सेंटर लिखा हुआ है तो सेंटर लेवल का ही आपको बनवाना होगा, और अगर अगर कुछ नहीं लिखा है तो यानी स्टेट लेवल का बनवाना होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि क्या मेरा जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो सेंटर लेवल का है या फिर ईडब्ल्यूएस स्टेट लेवल का है। तो इससे ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं जाट के लिए आप बनवा रहे हैं, यूपी पश्चिमी यूपी में जाट जो है वो ओबीसी में आता है, तो आप स्टेट लेवल पर, ध्यान से सुनिएगा, आप स्टेट लेवल पर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते क्योंकि आप ओबीसी में आते हैं, लेकिन सेंटर लेवल पर आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं क्योंकि सेंटर लेवल पर आपकी जाति ओबीसी एससी एसटी में नहीं आती है। ये अंतर हो जाता है। इस वजह से बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि क्या ईडब्ल्यूएस भी सेंटर और स्टेट लेवल का होता है? बिल्कुल होता है।
उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जिनकी परिवार में या फिर जो खुद इन सर्विस टीचर्स हैं और जिनकी सैलरी सालाना मिलाकर के 8 लाख से ऊपर चली जा रही है, तो क्या उनको ओबीसी का लाभ मिलेगा? देखिए यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि यहाँ पर ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है उसमें जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर डिसाइड हो रहा होता है वो आपके इनकम से डिसाइड नहीं होता है, बल्कि आपके माता पिता के इनकम से डिसाइड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा रहता है कि इनके माता पिता की निरंतर 3 वर्ष की अवधि के लिए सकल आय 8 लाख या फिर इससे अधिक नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इन सर्विस टीचर हैं, आपके माता पिता अगर जीवित हैं, तो माता पिता का इनकम यहां पर देखा जाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैं इन सर्विस टीचर हूं, मेरे माता पिता जीवित नहीं है, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है और उस कंडीशन में तब माता पिता की इनकम नहीं हो रही है, तो फिर क्या मेरी इनकम देखी जाएगी? नहीं। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में भी हैं तो गवर्नमेंट सर्विस को लेकर भी एनसीबीसी की अपनी खुद की रिपोर्ट है, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बावजूद भी कब कब आप ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ ले सकते हैं उसके बारे में डिटेल में बताई गई है। वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। ठीक है, देखिए भारत के संसद से कानून पास करके एनसीबीसी का गठन किया गया है, यानी कि ये एक संवैधानिक संस्था है और इसकी रिपोर्ट एक पब्लिश की गई थी और इसकी रिपोर्ट के आधार पर जो एक केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी को कुछ सिफारिश देना था कि इनकम जैसे हम लोग क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं ओबीसी को लेकर के, वो क्रीमी और नॉन क्रीमी कैसे डिसाइड हो। जिनके माता पिता या फिर जो व्यक्ति स्वयं अगर किसी गवर्नमेंट सर्विस में हो तो वो कैसे डिसाइड होगा कि क्या वो 8 लाख से ऊपर जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो देखिए जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनकी सैलरी यहां पर काउंट ही नहीं की जाती है ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। यहां पर ग्रेड काउंट किया जाता है। ग्रेड का मतलब क्या हो गया? ग्रेड का मतलब ये हो गया कि आप किस लेवल के सेंट्रल या फिर स्टेट लेवल के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। जैसे कि यहां पर देखिए, अगर आप क्लास 1 ऑफिसर हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर आप क्लास 1 ऑफिसर हैं तो ओबीसी के डायरेक्टली क्रीमी लेयर में चले जाएंगे। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर बात की जा रही है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्टैच्यूटरी पोस्ट पर हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट गवर्नर हैं, जज हैं, तो ये सारी कैटेगरी जो है वो किस में आती है? क्लास 1 ऑफिसर में आती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखिए क्लास 1 ऑफिसर की बात की जा रही है और वो जो संवैधानिक पद है उसकी बात की जा रही है, तो संवैधानिक पद पर है तब ओबीसी का लाभ नहीं ले सकते। अगर क्लास 1 ऑफिसर है आपके माता पिता तब आप इसका लाभ नहीं ले सकते। लेकिन अगर क्लास 1 ऑफिसर रहने के साथ ही साथ आपके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है या फिर वो परमानेंट डिजीज की वजह से अब नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्लास 1 ऑफिसर रहते हुए भी अपने माता पिता के आप ओबीसी का लाभ यहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जो कि ग्रुप बी में बिलोंग करते हैं, अब यहां पर समझिए कि आपके माता या फिर पिता कोई भी अगर डायरेक्टली क्लास 1 ऑफिसर बना हुआ है तो आप ओबीसी का लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर आपके माता और पिता दोनों ग्रुप बी के ऑफिसर हैं तो भी आप यहां पर लाभ नहीं ले पाएंगे। यहां तक क्लियर हो रहा है? लेकिन अगर आपके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है तो उस कंडीशन में आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें, एम्प्लॉय की बात करें और पीएसयू की बात करें, इसमें किसी बड़े पोस्ट पर है जैसे एमडी हो गया, डायरेक्टर हो गया, इन सभी पोस्ट पर, तो उनके बच्चे भी ओबीसी का लाभ नहीं ले सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, इसके अलावा आप देख सकते हैं आर्म फोर्स में अगर आप हैं आपके माता पिता तो भी यहाँ पर, और वो भी बड़े पद पर जैसे कर्नल का पोस्ट हो गया, तो वहाँ पर आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो 8 लाख की क्राइटेरिया तय की जा रही है वो 8 लाख की क्राइटेरिया यहाँ पर एनसीबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से आपका जो सैलरी से इनकम है वो यहाँ पर काउंट ही नहीं किया जा रहा है और बाकायदा यहाँ पर कैलकुलेट करके भी दिखाया गया है। जैसे कि मैं नीचे जाता हूँ इस रिपोर्ट की और इस रिपोर्ट में आप देख पाएंगे, ये देखिए, ये कर्नल पोस्ट का यहाँ पर सैलरी यहाँ पर बताया गया है और इनकी मंथली इनकम 1.5 लाख के आसपास हो रही है और टोटल मिलाकर के सालाना इनको 18 लाख का इनकम हो रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं मिलिट्री फोर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है और इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया गया है। ठीक है, आईएएस ऑफिसर का यहाँ पर दिखाया गया है। आईएएस ऑफिसर का मतलब कि डीएम का यहाँ पर दिखाया गया है कि सालाना इनकी इनकम 8,66,000 हो रही है। लेकिन यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि डीएम की इनकम
उन दोनों की तुलना में कर्नल और उनकी तुलना में कम है, लेकिन इनके अलावा इनको अलग से बहुत सारे पक्ष मिलते हैं, जैसे कि इनको सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से फ्री दी जाती है, गाड़ियां फ्री दी जाती हैं। तो ये सारी सोशल स्टेटस को क्या करती है, इन्हेंस कर देती है। तो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने में हमें सोशल स्टेटस देखना है, एनसीबीसी ये कहता है। और इस वजह से जो क्लास 1 ऑफिसर हैं, जो गजेटेड ऑफिसर हैं या फिर जो संवैधानिक पद पर हैं, उनको सीधे तौर पर नकार दिया गया है कि आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके माता पिता क्लास सी या फिर उससे नीचे के ऑफिसर हैं या फिर सरकारी विभाग में हैं, तो सरकारी नौकरी रहते हुए भी आप ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ ले सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन आता है कि मेरे माता पिता टीचर हैं, क्या मैं ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा सकता हूं? बिल्कुल बनवा सकते हैं। सिर्फ आपको ये देखना है, किसी भी डिपार्टमेंट पे आपके माता पिता गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, सरकारी पद पर हैं, चाहे वो स्टेट लेवल हो या फिर सेंटर लेवल हो, वो ग्रुप ए में नहीं होना चाहिए। और अगर आपके माता पिता दोनों वर्किंग हैं तो वो दोनों ग्रुप बी में नहीं होने चाहिए। बाकी सी या फिर उससे नीचे है, तो सरकारी नौकरी में रहने के बावजूद भी अगर आपके पापा की साल भर की इनकम 8 लाख से ऊपर भी चली जा रही है, तो भी आप ओबीसी का रिजर्वेशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि यहां पर इनकम नहीं देखी जाती, यहां पर देखा जाता है जो ग्रेड है। वो सरकारी नौकरी की मैं बात कर रहा हूं, बाकी बिजनेस से इनकम जो हो रहा है वो यहां पर काउंट होगा। बिजनेस से जो इनकम हो रहा है वो काउंट होगा। जैसे मान लेते हैं किसी के फादर का बिजनेस है और उनके फादर की इनकम सालाना लगातार 3 वर्षों में 9 लाख से ऊपर चली जा रही है, तो वो रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन सरकारी नौकरी में और 8 लाख से ऊपर भी चला जा रहा है, लेकिन क्लास ए और क्लास बी में माता पिता दोनों नहीं है, क्लास ए में कोई भी एक और क्लास बी में दोनों, तो आप ओबीसी का रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए एलिजिबल है, भले ही आपके माता पिता क्यों ना सरकारी नौकरी में हो। उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यहां पर मैं बता दूं कि जो एग्रीकल्चर से इनकम होती है उसको नहीं काउंट किया जाता है, यानी कि अगर आपकी खेती से इनकम 50 लाख भी हो रही है अगर आपके माता पिता की, तो भी आप ओबीसी का रिजर्वेशन लेने के लिए यहां पर एलिजिबल हो जाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, तो अब मैं समझता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं कि जिनके जो खुद इन सर्विस टीचर्स हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो यहां पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आपकी खुद की इनकम नहीं देखी जाती, बल्कि आपके माता पिता की देखी जाती है। तो माता पिता की इनकम चूंकि 8 लाख से ऊपर जा रही है, तभी आप ओबीसी का लाभ नहीं ले सकते। और वो भी कब? जब बिजनेस से वो इनकम आ रहा हो। अगर सैलरीड पर्सन है तो वहां पर ग्रेड देखा जाएगा। अगर माता पिता नहीं है, आप खुद सरकारी नौकरी में हैं, तो फिर उस कंडीशन में आपकी इनकम अगर मान लेते हैं वो लेखपाल या फिर वो तहसीलदार या फिर वो एसडीएम जो हैं वो आपका सर्टिफिकेट नहीं बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। या फिर उनको कई बार क्या होता है ना कि जो तहसीलदार या फिर जो लेखपाल आपका सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपका वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं, उनको खुद भी ये सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं कि यहाँ पर सरकारी नौकरी में ग्रेड देखा जाता है, ना कि आपकी इनकम देखी जाती है। अगर आप क्लास सी या फिर उससे नीचे के हैं तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप एलिजिबल हैं और आप ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ ले सकते हैं। तो जितने भी इन सर्विस टीचर्स हैं उन सब के माता पिता अगर जीवित हैं और 8 लाख से ऊपर इनकम है, तब तो ओबीसी नहीं बनेगा। लेकिन माता पिता जीवित नहीं है और अगर जीवित हैं और इनकम ही नहीं है, तो भी वो लाभ लेने के लिए एलिजिबल है। और जीवित नहीं है और खुद की अपनी इनकम है सरकारी नौकरी के तौर पर, तो वो सरकारी नौकरी से इनकम जो है वो काउंट नहीं होगा, वो ग्रेड देखा जाएगा। अगर आप सी या फिर उससे नीचे के हैं तो आप लाभ लेने के लिए एलिजिबल हैं। अब मैं समझता हूं इन सर्विस टीचर्स के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब आप 82 नंबर पर क्वालिफाई हो सकते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा करके। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, अब बात करते हैं जो बिहार में चयनित हुए हैं, तो उनके लिए भी सेम कंडीशन है। अगर आपके माता पिता हैं और जो चीज़ें मैंने बताई वो सारी चीज़ें फुलफिल हो रही है, तो आप ओबीसी का रिजर्वेशन ले सकते हैं, क्योंकि आपकी इनकम यहाँ पर देखी ही नहीं जाएगी, आपके माता पिता की इनकम देखी जाएगी। और अगर माता पिता नहीं है और आप ही आय अर्जित करने वाले एकमात्र इंसान हैं अपने परिवार में, तो उस कंडीशन में आपका किस लेवल का जॉब है, किस कैडर में वो आता है, उसके हिसाब से वो चीज़ें डिसाइड हो रही होती हैं। ठीक है, आपके इनकम से कोई लेना देना नहीं है सरकारी नौकरी में, वो आपके ग्रेड से लेना देना है कि आप किस ग्रेड की जॉब कर रहे हैं। क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है या फिर डी है या फिर उससे नीचे की है। ठीक है, तो क्लास बी तक को लेकर के यहाँ पर पंगा है। अगर आप सी या फिर उससे नीचे वाले में, तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप ओबीसी का लाभ लेने के लिए कानूनी तौर पर और संवैधानिक तौर पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। लेखपाल, एसडीएम, तहसीलदार क्या कहता है उसे कोई मतलब नहीं है। जो एनसीबीसी की रिपोर्ट है, जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, जो संवैधानिक प्रावधान है, उसके हिसाब से आप एलिजिबल होते हैं। ये तो बात हो गई ओबीसी के लिए। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस के फॉर्मेट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक लाइन मेंशन की गई है, देखिए,
वहां पर क्या मेंशन था ओबीसी वाले में, इनके माता पिता। लेकिन ईडब्ल्यूएस में क्या होता है, परिवार की कुल सकल आय 8 लाख से कम है। यहां पर परिवार से मतलब कि अब आपकी भी इनकम यहां पर देखी जाएगी। ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि आपके माता पिता हैं, आप हैं, आपकी सिस्टर है, 4 लोग हो गए परिवार में। आपके माता पिता भी कमा रहे हैं, उनकी भी इनकम यहां पर काउंट होगी। आपकी सिस्टर और आप भी कमा रहे हैं तो आपकी भी इनकम यहां पर काउंट होगी। लेकिन ओबीसी में क्या हो रहा था, ओबीसी में बच्चे का इनकम काउंट नहीं हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ माता पिता का काउंट हो रहा था। लेकिन ईडब्ल्यूएस में पूरे परिवार की इनकम देखी जाती है, यानी बच्चे से लेकर के माता पिता सबकी इनकम यहां पर काउंट होगी। और डीओपीटी इसके संबंध में क्या कहता है, इसको चलिए मैं दिखाता हूं ताकि और ज्यादा डाउट आपके क्लियर हो जाए। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो डीओपीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से मैं ये डिटेल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डिटेल है, जिस पे आप क्रॉस वेरीफाई करके आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। यहां पर FAQ के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर यह प्रश्न पूछा गया है कि ईडब्ल्यूएस के लिए जो क्राइटेरिया है, इसमें अगर कोई लैंड प्रॉपर्टी है या फिर इनकम, आगे हम लोग इसकी क्राइटेरिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो कहा यह जा रहा है कि अगर लैंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, उस कंडीशन में अगर उसके एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तो क्या वो चिल्ड्रन जो है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होगा। यहां पर साफ तौर पर कह दिया गया है नहीं, मतलब कि उस बच्चे को अगर लैंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हुई है, बावजूद इसके चूंकि यहां पर परिवार की इनकम देखी जा रही है, और अगर आपके परिवार की इनकम सभी स्रोतों को मिलाकर के 8 लाख से ऊपर जा रही है, तो यहां पर आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, आपके मन में प्रश्न आएगा कि परिवार में क्या मेरे ग्रैंडफादर हैं या फिर ग्रैंड मदर हैं, उनको भी यहां पर काउंट किया जाएगा? नहीं, परिवार का मतलब आप, आपके माता पिता। यहां पर देख सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। देखिए, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, विल द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स not distributed among the parents of applicant can be counted towards calculating the asset held by the parents of applicant for the purpose of income and asset certificate। तो यहाँ पर कहा जा रहा है नहीं, ग्रैंडफादर इज नॉट पार्ट ऑफ फैमिली अंडर पैरा नंबर दिस एंड दिस। तो फैमिली की इनकम यहाँ पर देखी जाएगी। फैमिली में आप, आपके भाई बहन और आपके माता पिता, चाहे वो किसी भी सोर्स से क्यों ना आ रहा हो, वो सब कुछ यहाँ पर काउंट होगा। जैसे ओबीसी में रिलैक्सेशन दिया गया था कि सैलरी वाली काउंट नहीं होगी, एग्रीकल्चर वाली काउंट नहीं होगी, वहाँ पर ये सभी क्राइटेरिया है ही नहीं। यहाँ पर किसी भी सोर्स से आपका इनकम आ रहा है, आपके माता पिता का भी जोड़ा जाएगा, आपके भाई बहन का भी जोड़ा जाएगा, आपका भी जोड़ा जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, अब यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर परिवार की बात की जा रही है, यानी कि आपका भी इनकम, आपके माता पिता का भी इनकम, आपके भाई बहन का भी इनकम यहाँ पर काउंट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? और केवल यही कंडीशन नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी यहाँ पर कंडीशन है कि इनके परिवार के स्थामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसंपत्ति नहीं है। यानी इनमें से कोई भी अगर आपके पास संपत्ति हुआ तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। अब क्या क्या कंडीशन है, इसको समझते हैं। कहा जा रहा है कि 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इसके ऊपर, अगर आपके पास 5 एकड़ से ज़्यादा, आपका कहने का मतलब कि आपके परिवार में भी अगर वो किसी के भी नाम पर है, जैसे आपके माता पिता में किसी के भी नाम पर है कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से ज़्यादा, तो आप एलिजिबल नहीं है ईडब्ल्यूएस का लाभ लेने के लिए। अगर आपके पास 1000 वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट है तो, ठीक है, फ्लैट और प्लॉट, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। फ्लैट और प्लॉट के बारे में डीओपीटी ने डिटेल में बताया हुआ है कि किसे फ्लैट बोला जाएगा और किसको प्लॉट बोला जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिडेंशियल फ्लैट एंड रेजिडेंशियल प्लॉट। तो यहां पर आंसर दिया गया है फॉर द पर्पज ऑफ रिजर्वेशन इन द कैटेगरी ऑफ ईडब्ल्यूएस द टर्म प्लॉट कनोट्स, जिसका मतलब होता है इंडिकेट करना, एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, यानी कि प्लॉट उसको बोला जाएगा जो कि एक खुद में अलग जमीन है, वो प्लॉट बोला जाएगा। और फ्लैट किसको बोला जाएगा? जो कि इंडिकेट करता है रेजिडेंशियल यूनिट और ड्वेलिंग यूनिट बिल्ड ऑन सेम प्लॉट, यानी कि एक जमीन है और उसमें जो अपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, तो ये क्या बोला जाएगा? ये बोला जाएगा फ्लैट। जो अपार्टमेंट होता है वो फ्लैट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा, और कोई इंडिविजुअल जमीन आपके नाम पर है रहने के लिए तो वो प्लॉट बोला जाएगा। उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि पहला कंडीशन आप समझ चुके हैं, खेती योग्य जमीन 5 एकड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास जो फ्लैट है, आपके पास कहने का मतलब कि आपके भाई बहन, आपके माता पिता
हो सकते हैं यहाँ पर, उनके पास 1000 वर्ग फीट या फिर इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट नहीं होना चाहिए। यानी आपके पास किसी भी प्रकार का अपार्टमेंट जो कि 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है वो नहीं होगा, तभी आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एलिजिबल होंगे। या अधिसूचित नगर पालिका के अंदर 100 स्क्वायर गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूमि, आवासीय भूमि को इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्लॉट, यानी कि एक इंडिविजुअल जमीन जिस पर आपका घर बना हो, वो अगर नगर पालिका के क्षेत्र में आता है, अगर घर ना भी बना हो, यहाँ पर भूखंड की बात की जा रही है, अगर ना भी बना हो, केवल जमीन भी हो, तो वो 100 गज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसमें? नगर पालिका, यानी कि अगर आपका घर नगर निगम के क्षेत्र में आता है तो 100 गज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 100 गज को अगर मैं स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करूँ, क्योंककि यूपी में स्क्वायर फीट ज़्यादा कॉमन चलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्वायर गज टू स्क्वायर फुट कन्वर्टर मैंने लिया हुआ है। 100 स्क्वायर गज जो होता है वो 891 स्क्वायर फुट के बराबर होगा। मतलब राउंड फिगर भी अगर हम लोग कर दें तो अगर आपका नगर निगम क्षेत्र में 900 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का जमीन है या फिर घर बना हुआ है, तो आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। 900 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का जमीन या फिर घर बना हुआ है तो नगर निगम के क्षेत्र में। और अगर आपका ये जमीन या फिर घर नगर निगम के बाहर है, मतलब कि नगर पालिका के बाहर है, तो उस कंडीशन में ये बढ़ करके 200 स्क्वायर गज होता है। यानी कि इसको अगर हम लोग कर दें तो ये मोटा मोटी आपका हो जाएगा लगभग 1800 स्क्वायर फीट के बराबर, लगभग 1800 स्क्वायर फीट के बराबर। मतलब कि नगर निगम के बाहर का जमीन या फिर घर है तो इससे ज़्यादा है तो आप ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं ले सकते। चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए, चौथा कंडीशन है कि अधिसूचित नगर पालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड, यानी कि नगर निगम के बाहर 200 स्क्वायर गज यानी कि 1800 स्क्वायर फीट या फिर इससे ज़्यादा आपका ज़मीन या फिर घर है तो आप ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं ले सकते। बहुत सारे लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन रहता है कि केवल हमारा 8 लाख का इनकम का शर्त है। नहीं, इनकम का तो शर्त है ही, साथ ही साथ यहाँ पर लिखा गया कि इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई परिसंपत्ति नहीं है। निम्नलिखित में से कोई भी, यानी एक भी अगर आपका हुआ तो आप ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं ले सकते। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब मैं समझता हूं कि ईडब्ल्यूएस को लेकर के और ओबीसी को लेकर के जो भी मन में आपके कन्फ्यूजन थे वो पूरी तरीके से दूर हो चुके होंगे। ओबीसी के लिए जो 8 लाख का इनकम देखा जाएगा वो केवल और केवल आपके माता पिता का देखा जाएगा, आपका नहीं देखा जाएगा। अगर आपके माता पिता नहीं हैं उस कंडीशन में आपके ऊपर जब बात आएगी तो अगर आप सरकारी विभाग में नौकरी भी कर रहे हैं, अगर वो ग्रुप सी और ग्रुप डी का है तो उस कंडीशन में ग्रुप सी और ग्रुप डी वाले भी ओबीसी का लाभ लेने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेड देखा जाता है सरकारी नौकरी में, ना कि इनकम। आपकी जो खेती से इनकम है उसको ओबीसी के कास्ट सर्टिफिकेट के लिए 8 लाख के इनकम में काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन जब बात आती है ईडब्ल्यूएस के कास्ट सर्टिफिकेट के लिए तो 8 लाख के इनकम में कैंडिडेट का खुद का इनकम, कैंडिडेट के भाई बहन का इनकम और उनके माता पिता सभी का इनकम क्लब किया जाता है, यानी एक साथ जोड़ करके देखा जाता है कि क्या 8 लाख से ऊपर जा रहा है या नहीं। साथ ही साथ यहां पर जो चारों कंडीशन है, ये चारों कंडीशन भी आप फुलफिल करेंगे तभी जाकर के ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका बन पाएगा। उम्मीद करता हूं अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।